ये अनायास नहीं है कि यहाँ पे 5 सांसदों का टिकट बीजेपी ने काटा, जो सिटिंग सांसद है उनको बिठाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं नाराजगी का असर तो बीजेपी को भी है और इसका असर आपको परिणामों पे भी दिखेगा। बीजेपी का कहीं कोई जो है ये बोलता है हवा चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कहीं कुछ नहीं चल रहा है। ये 5 किलो चावल अगर बंद कर दे आज की तारीख में, मैं दावे के साथ लिख के कह सकता हूँ 3 साल बाद ये चुनाव करा ले, ये आके घट के ना 150 पौने 200 पे अटक जाएंगे। आप अभी रेंडमली सड़क पे जाइए, आप पूछ लीजिए 5 लोगों से कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भैया क्या है, नहीं बताएंगे। लेकिन आप पूछिए बीजेपी, बोलेंगे अरे मथुरा काशी होने वाला है। और कल्पना सोरेन जब जा रही हैं और जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रही हैं तो लोग उनको सुनने आ जाते हैं। एक तो कि गुरुजी की बहू हैं, गुरुजी शिबू सोरेन को बोला जाता है, तो गुरुजी की बहू हैं, हेमंत सोरेन की पत्नी है, वो हेमंत सोरेन जो लड़ रहा है। हेमंत सोरेन का तो एक छवि ये तो बना है देश भर में ना कि वो लड़ रहे हैं। मतलब जो मोदी सरकार के 2 मंत्री हैं झारखंड से, अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी, तो ये 2 सीटें सबसे मुश्किल में फंसी हुई मान रही है बीजेपी भी। तो खूंटी एक ऐसी मात्र सीट है 7 में से जिसको लोग ये मान करके चल रहे हैं कि अर्जुन मुंडा हार चुके हैं। अब कोई बड़ा चमत्कार हो जाए जिसको लेकर के अलग अलग तरीके से लोग दावे करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। 4 जून को वो स्पष्ट हो जाएगा। नमस्कार, द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम रांची में हैं, झारखंड में हैं। बहुत ज़्यादा झारखंड नहीं घूम पाएंगे, इसलिए झारखंड घूमे हुए लोगों से आपको वो झारखंड से में घूम करके क्या फीडबैक लेकर के आए हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे। 2014 में 2019 में बीजेपी ने 14 में से 12 सीटें यहाँ पर जीती थी और केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाने के पीछे झारखंड का एक मजबूत योगदान था। इस बार क्या कुछ बदलेगा? हेमंत सोरेन जेल में है, वो एक क्या सिंपैथी ट्राइबल वोटर्स में है। न्याय यात्रा यहाँ पर भी हुई, पिछड़े आदिवासी वोट्स हैं, क्या जातिगत जनगणना एक विषय है, कल्पना सोरेन की जो इमोशनल बातें हैं, इमोशनल पिच है, क्या लोगों को समझ में आ रही हैं। तमाम फैक्टर्स पर हम उन ग्राउंड रिपोर्टर्स से, जर्नलिस्ट से बात करेंगे जो इंडिपेंडेंट तौर पर संस्थानों के साथ काम कर रहे हैं और जमीन से फीडबैक लेकर के आ रहे हैं। तो एक जमीनी चर्चा रेड माइक में आप लोगों को झारखंड के लिए सुनवाते हैं। तो सबसे पहले सर से बात करें। सर, आपका पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम शंभुनाथ चौधरी है और लगभग 30 सालों से झारखंड ही मूलतः रहा है। कई और दूसरे जगहों पर पत्रकारिता की है, तमाम बड़े हाउसेज में की है और अभी INS के लिए करता हूँ। INS के लिए करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर इतने समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, कुछ माहौल बदला है 2014 से 2019 से झारखंड में? कुछ बदलाव लग रहा है या फिर मोर और लेस वही रहेगा कि बीजेपी को वोट दे दो मोदी के नाम? नहीं, बदलाव तो है, बदलाव बिल्कुल है। अब सीटों में कितना परिणत होता है बदलाव, ये जरूर देखने वाली बात है। लेकिन तब भी मुझे लगता है अभी की तारीख, एक तो सबसे बड़ी बात है कि पिछली बार आप देखेंगे कि झारखंड की तमाम सीटों पर जीत का जो बीजेपी उम्मीदवारों का फासला था वो 3 लाख, 4 लाख, 4.5 लाख, पौने 5 लाख इस तरीके से था। एक तो ये स्थिति नहीं रहने वाली है। बहुत कांटे का मुकाबला हुआ है। जिन सीटों पर लोग टक्कर नहीं भी मान रहे थे, जैसे चतरा, जैसे कोडरमा, इन सीटों में शुरुआत में लोग टक्कर नहीं मान रहे थे। वहाँ पौने 5-5 लाख मतों के अंतर से पिछली बार 2014 में जीत दर्ज की थी इन्होंने। लेकिन इस बार वो स्थिति नहीं है और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि टैली भी जो है 12-2 का जो पिछली बार था वो भी चेंज होने वाला है। इस बार निश्चित तौर पे बीजेपी एज में रहेगी, लेकिन यहाँ उनको, मेरा जो आकलन है, व्यक्तिगत आकलन है, वो कम से कम 2 से 3 और सीटों का नुकसान होने जा रहा है। 2 से 3 सीटों का नुकसान है, तो बोले बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट लॉस नहीं देख रहे हैं, लेकिन नुकसान हो रहा है। हाँ, नहीं, झारखंड के लिहाज से 14 सीटें हैं। अगर 5 सीटें आप लूज़ करते हैं या 4 सीटें लूज़ करते हैं, तब भी जो है आप उस हिसाब से देखेंगे तो। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि ठीक इसी साल जो है विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो इस चुनाव को उस आईने में भी देखना चाहिए कि ये जो नतीजे हैं, आज जिन सीटों पर कड़ी टक्कर हो रही है, बहुत कम मतों का फासला रहने वाला है, ये तमाम लोग, बीजेपी के लोग भी मानते हैं कि ये बहुत मुश्किल लड़ाई में फंसे हैं। तो आप ये समझिए कि आने वाले दिनों की राजनीति जो है वो बदलती हुई राजनीति का परिचायक तो है। सर को लगता है कि यहाँ माहौल वो नहीं है जो 2014-2019 में था, एंटी इनकम्बेंसी एक फैक्टर है। सर, आपका परिचय क्या है? मेरा नाम प्रतीक सिंह है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में करीब 2000 से हूँ। तो आपसे बेहतर, आप लोगों से बेहतर तो कोई जानते हैं, सब सीनियर है, अभी बहुत सीनियर वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ, उनसे ही मिलवाएंगे। हेमंत सोरेन के जेल जाने का कुछ प्रभाव देख रहे हैं ज़मीन पर? जैसे जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में रैली की थी, उसमें सुनीता केजरीवाल को बुलाया था, यहाँ से कल्पना सोरेन गई थी और सारे तमाम नेता, महबूबा मुफ्ती, अखिलेश यादव, सब एकजुट होकर के
उनके पीछे खड़े नजर आए। तो क्या हेमंत सोरेन का जेल जाना यहाँ पर इंडिया अलायंस के लिए कोई जड़ी बूटी है या उनको फायदा होगा उससे? जी बिल्कुल, आपने जो पूछा कि हेमंत सोरेन के जेल जाने से एक सिंपैथी हेमंत सोरेन की तरफ हो गया है, खासतौर पे जो बीजेपी के वोटर थे, खासतौर पे महतो या स्थानीय लोग, खासतौर पर स्थानीय लोग कहें तो स्थानीय लोगों का ये मानना है कि जान के क्रश किया जा रहा है, क्योंकि स्थानीय नेता है, आदिवासी नेता है। और जो पिछली बार देखिए ये सरकार भी हेमंत सोरेन की बनी थी, यूपीए की गवर्नमेंट, और वर्तमान में अगर बात करें तो पिछली बार बीजेपी को 12 सीटें आई थी, लेकिन इस बार अगर देखें 1-2 जगह छोड़ के कांटे का टक्कर नज़र आ रहा है। और सच उन्होंने बोला कि फासला बहुत कम रहेगा। और ख़ासतौर पर अगर खूंटी की बात करें, खूंटी में बहुत ज़ोरदार टक्कर है। हो सकता है कि जैसा रुझान आ रहा है, पब्लिक ने जो वोट दिया है, बुंडू तमार की बात करें तो केंद्रीय मंत्री जो अर्जुन मुंडा है वो हार भी सकते हैं। ये अर्जुन मुंडा हारने की कगार पर है वो, मतलब ऐसा हो सकता है? पिछली बार भी वो केंद्रीय कृषि मंत्री थे। जी, पिछली बार भी वो मात्र 1300 वोटों से जीते थे। अभी दूसरी केंद्रीय मंत्री हैं अन्नपूर्णा देवी, कोडरमा में भी उनको काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और काफ़ी टस हो रहा है। मुश्किल लड़ाई बस्ती भी दोनों मंत्रियों की रही, मतलब जो मोदी सरकार के 2 मंत्री हैं झारखंड से, अर्जुन मुंडा और अन्नपूर्णा देवी, तो ये 2 सीटें सबसे मुश्किल में फंसी हुई मान रही है बीजेपी भी। तो ये बहुत मार्के वाली बात है कि बीजेपी के कैंडिडेट्स अगेंस्ट आप एंटी इनकम्बेंसी देखते हैं? जी देखिए, खासतौर पे इंडिया गठबंधन की बात करें तो वो काफ़ी आया, क्योंकि 2014 में जिस तरह से मोदी जीते थे, मोदी खुद भी नहीं या भाजपा खुद नहीं सोच सकती थी कि इतनी अच्छी सीटें आएगी। 2019 में मोदी सबसे सशक्त प्रधानमंत्री बन के उभरे और काफ़ी अच्छा वोट हुआ। लेकिन इस बार अगर हो सकता है वो सरकार भी बना ले, लेकिन मोदी की मजबूती उतनी नहीं रहेगी, काफ़ी कमज़ोर पीएम के रूप में जाने जाएंगे इस बार 2019 में। ठीक है सर, आपका परिचय दीजिए पूरा। मेरा नाम राजेश कुमार सिंह हुआ। पिछले करीबन लगभग 30 वर्षों से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और मेरा दोनों में अनुभव है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक, दोनों में मैं रह चुका हूँ, काम कर चुका हूँ। जैसे सब लोगों ने बताया कि बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, मुश्किल हो रहा है, उनके दोनों मंत्री अर्जुन मुंडा, अन्नपूर्णा देवी, दोनों की सीटें फंसी हुई हैं। यहाँ पर एक सिंपैथी वेव नज़र आती है हेमंत सोरेन के जेल जाने से। लेकिन बीजेपी की तो बात आती है तो उनके कैंडिडेट्स को नहीं, लोग मोदी कहते हैं भाई मोदी की गारंटी है, मोदी के चेहरे को देख के वोट दो, उनका वो मुफ्त राशन क्या काम आएगा, यहाँ पर इतनी ट्राइबल पॉपुलेशन है, पॉवर्टी है, तो ये सारे फैक्टर्स भी तो आते हैं पिक्चर में। हाँ बिल्कुल, और ये तो क्या कैंडिडेट क्या बोलते हैं, खुद मोदी जी मंचों से कहें यहाँ पर चुनाव प्रचार के दौरान, बिरनी में जो गिरिडीह में हुई थी सभा, उसमें उन्होंने खुद कहा था कि मैं ही पीएम हूँ और मैं ही एमपी हूँ, तो आप हमें वोट दीजिए। तो ये प्रचार तो वो खुद ही कर रहे हैं, इसीलिए वो यहाँ पर जो मोदी फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी के लिए है। लेकिन झारखंड डिफरेंट रहा है हमेशा से। लोकसभा चुनाव हमेशा देखा जाता है केंद्र को ध्यान में रखते हुए, विधानसभा के चुनाव होते हैं राज्य के मुद्दों को लेकर के, लेकिन हमेशा झारखंड में यही होता आया है कि जो इसके लोकसभा के भी इलेक्शन होते हैं उसमें स्थानीय मुद्दे घुसे रहते हैं और वो बहुत प्रभावी रहते हैं। इस बार भी वही है। और यहाँ पर जो समीकरण है, चुनाव में तो समीकरण जातिगत से लेकर के तमाम तरह के समीकरण आते हैं, तो यहाँ पर सामाजिक और जातिगत समीकरण भी जो है वो बहुत डिफरेंट है। और वो इस तरह से डिफरेंट है कि आने वाला विधानसभा चुनाव में एक नया समीकरण बनकर के उभरेगा इस प्रदेश में, जो कि अप्रत्याशित होगा, जो मुझे संभावना दिख रही है, जिसका असर इस लोकसभा चुनाव में बहुत बड़े पैमाने पर देखा जा रहा है। जो अभी बात हो रही थी कि अर्जुन मुंडा जी के हारने की, या वो स्थिति बन रही है, दिख रही है, तो उसकी वजह भी है वो स्थानीय है। एक देखिए यहाँ पर एक संगठन है JDKSS करके है, और उसके पक्ष में लोग ऐसे खड़े हुए हैं, खास करके यहाँ पर स्थानीय में महतो और कुर्मी और कोयरी बहुत ज़्यादा बहुतायत संख्या में वोटर हैं, जो हम पिछले 2 बार से लगता है बीजेपी के पास जाते हैं। हाँ, बीजेपी के पास जाते हैं, वो सारे के सारे लगभग छिटक गए हैं बीजेपी से, वो इनको भारी नुकसान पहुँचा रहे हैं। वो शुरू में 4 सीट पर हुआ, उसके बाद 3 सीट पर हुआ, फिर आगे और 2 चरण हैं जिसमें कि झारखंड के सारे जो 14 सीट के चुनाव होंगे, तो आने वाले सीट में भी जो अभी होने वाले हैं, धनबाद, गिरिडीह, इवन रांची में भी बीजेपी प्रत्याशी को इसका भारी नुकसान होने जा रहा है। जबकि बीजेपी का अगर कोई कहते हैं एक सेफ सीट है झारखंड में तो रांची कहते हैं बीजेपी के लिए। इसीलिए आप देख लीजिएगा ऐसा कभी नहीं हुआ, रांची को ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। जबकि पीएम मोदी आए, अमित शाह जी आए, सब आ रहे हैं, दौरा हो रहा है, तो चीज़ें बहुत कुछ अलग दिख रही है और अंदर खाने तो बहुत कुछ चल रहा है।
वो चीज़ें बाहर बहुत नहीं आ पा रही हैं, लेकिन चूंकि हम लोग ग्राउंड लेवल पर रहते हैं, हम लोगों को जानकारी है इसकी। बीजेपी को पसीना इस बार छुड़ाना पड़ रहा है और छुड़ा दिया, और जनता ने किया है। इसमें इंडी गठबंधन को भी बहुत क्रेडिट नहीं देना ये चाहूँगा। यहाँ का हाल नहीं है, पूरे देश का यही हाँ, हाल है, लेकिन जनता चुनाव लड़ रही है। जनता चुनाव लड़ रही है, जनता चुनाव लड़ रही है, और मतलब बीजेपी को अच्छा खासा पसीना छुड़ाना पड़ रहा है। सर ये बताइए, अंत में मैं कहा जाए ना कि वो जो बॉस और जो सबसे सीनियर जर्नलिस्ट उनके पास अंत में आऊँगा शो स्टॉपर की तरह। सर आपका परिचय क्या है? मेरा नाम राज सिंह है। मतलब 20 सालों से मैं पत्रकारिता में हूँ, टीवी से जुड़ा रहा। अभी एक पोर्टल अपना जो है खुद चलाते हैं फिलहाल। हमारी तरह इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, आपके तरह ही। मतलब स्वतंत्र समाचार वाला करके हमारा एक चैनल है। बहुत बढ़िया। समाचार वाला जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो समाचार वाला जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बहुत हमेशा जहाँ भी जाता हूँ इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को हम लोग प्रमोट करते हैं, और आप लोग भी हमारे जैसे लोगों को, जैसे भैया जैसे लोग हैं, उनको ज़रूर देखिए। हम लोग को अच्छा लगता है कि ऐसे एनालिसिस लेकर के आ रहे हैं जो अपनी कहीं कोई बायस नहीं है और अपनी खुल के अपनी बात रखते हैं। बहुत ज़रूरी है, जो अब नहीं हो रहा है। ये बताइए कि जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी को पसीना मतलब बीजेपी को पसीना छोड़, मोदी जी को बोलना चाहिए वैसे ना, बीजेपी गारंटी तो है नहीं, वो मोदी की गारंटी है। तो फिर तो पसीना बीजेपी को क्यों छूटेगा, वो मोदी जी का छूटेगा। फिर बहरहाल यहाँ पर झारखंड में एक तरफ सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, एक इम्पैक्ट दिख रहा है कि हेमंत सोरेन के जेल जाने का इम्पैक्ट है। कल्पना सोरेन अच्छी बातें कर रही हैं, लेकिन क्या वो संगठन में जान है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि जो लीडर बेस पार्टी होती है, और कहीं ना कहीं जेएमएम भी लीडर बेस पार्टी है हेमंत सोरेन, उनके मेन नेता जब जेल जाते हैं तो उनका संगठन मजबूत उतना नहीं रहता है, क्योंकि ये चुनाव जब इतना नज़दीकी है तो बूथ से निकालना लोगों को, पैसा भी जाना होता है, अब वो सब सारे रूट्स भी होते हैं जो इम्पैक्ट हुए हैं। तो वो एक काउंटर भी इसका है कि उनके ना रहने से संगठन कमज़ोर हो गया है। बिल्कुल, देखिए जो चीज़ें आप कह रहे हैं, आज से 10-15 दिन पहले तक मेरी भी धारणा यही थी, जो अभी राजेश भैया बता रहे थे कि जो है पसीना छूट रहा है। लेकिन पिछले 10-15 दिनों से मैं घूम रहा हूँ, ग्राउंड पे जा रहा हूँ, और ख़ास तौर से जो काली सड़क होती है, आप काली सड़क से जब दाएं बाएं जाएंगे 8-10 किलोमीटर, तब असली कहानी आपको समझ में आएगी। तो इसमें ये है कि देखिए आज की तारीख में बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत जो है उनका जो ये 5 किलो अनाज है, इसका कोई तोड़ नहीं है अभी देश के भीतर। एक तो पहली बात ये है। दूसरी है कांग्रेस पार्टी का संगठन जो है आज की तारीख में कहीं है ही नहीं। आप ब्लॉक लेवल पे, बूथ स्तर पे आप जाके देखिए, उनके कार्यकर्ता ढूंढने से मिल रहे हैं, वो सिर्फ कागजों में दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक बड़ी कमजोरी है। आप देखिए कि बीजेपी अगर कहीं भी फाइट कर रही है बीजेपी से कोई, तो ओरिजिनल पार्टियां हैं। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, अखिलेश यादव कर रहे हैं, बिहार में तेजस्वी यादव कर रहे हैं, या हेमंत सोरेन कर रहे हैं। आपने जो संगठन की बात की, जेएमएम का संगठन है, वो धरातल पे है, और ट्राइबल में ये फीलिंग्स भी है कि हमारी सरकार थी और हमारी सरकार को इन लोगों ने फंसाया है, हेमंत सोरेन को जबरन जो है ये जेल में डाल दिए हैं। लेकिन सिर्फ ट्राइबल वोट से ही जो है सरकार नहीं बन सकती है यहाँ पे, और ट्राइबल वोट से ही सिर्फ सरकार को बीजेपी के किसी कैंडिडेट को हराया नहीं जा सकता है। जो महतो वोट बैंक की बात कर रहे हैं, महतो वोट बैंक, जयराम महतो हैं, एक बड़ा उभरता हुआ नाम है उनका। उनके पीछे जो भीड़ है, अगर उस भीड़ को आप बारीकी से देखिएगा तो उसमें 60% लोग ऐसे हैं जो वोट नहीं डालेंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें से मुझे लगता है कि 30% ऐसे हैं जिनका अभी उम्र ही नहीं हुई है जिनकी कि वो वोट डालेंगे, वोट कास्ट करें। माहौल बना दें। लेकिन माहौल जो है वो बना हुआ है, वो जहाँ जा रहे हैं 5,000-8,000 की भीड़ उनके साथ जा रही है, डीजे बज रहा है, लग रहा है कि अब तो क्रांति आने वाली है एकदम से। लेकिन ऐसा है नहीं धरातल पे। अब जब आप गाँव जाते हैं तो गांव में देखिए, एक साधारण सा उदाहरण मैं देता हूं। मैं अभी पिछले दिनों गिरिडीह के ग्रामीण इलाके में था, वहां पे गया। ये सरकार जो है, वर्तमान झारखंड की सरकार जो है, वो वृद्धा पेंशन चला रही है। 1,000 रुपया जो है उन्होंने किया हुआ है, और उम्र भी जो है उन्होंने घटा के 50 साल कर दिया है। लेकिन जब हम लोगों के पास गए और उनको पूछा, और दादी आपको मिल रहा है ना? हाँ मिल रहा है बेटा, मोदी सरकार दे रहे हैं। ये चीज़ क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि इनका संगठन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है। ना कांग्रेस पहुंच पा रहा है, ना जेएमएम पहुंच पा रहा है, ना दूसरे जो दल है। ये बीजेपी 5 किलो दे रही है और कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में 10 किलो राशन देने की बात कही है, लेकिन वो पहुंचा नहीं लोगों तक। नहीं पहुंच पा रहा है। तो और ये क्या है ना, 5 किलो अनाज, वो ये बोल रहे हैं अरे हमको क्या दिक्कत है, हमको अनाज मिल रहा है फ्री में, हमको इलाज के लिए ये मिल रहा है। ये दो जो है, आयुष्मान कार्ड और ये अनाज जो है, बीजेपी का कहीं कोई जो है ये बोलता है हवा चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, कहीं कुछ नहीं चल रहा है। ये 5 किलो चावल अगर बंद कर दे आज की तारीख में, मैं दावे के साथ लिख के कह सकता हूँ 3 साल बाद ये चुनाव करा ले, ये आके घट के ना 150-200 पे अटक जाएंगे। मोदी जी खाने को तो दे रहे हैं, ठीक है, नौकरी नहीं है, लेकिन चलो खाने को तो मिल रहा है। रोजगार वाली जो मुद्दा कह रहे हैं, ये बिहार में, और इसके लिए क्रेडिट गोज टू तेजस्वी यादव,
उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे ये फीडअप किया है, खासतौर से कास्ट को लेके अगर देखें तो अपर कास्ट के लोग भी जो है ये मानने लगे हैं बिहार जैसे, क्योंकि मैं बिहार से भी बिलोंग करता हूँ तो इस वजह वहाँ की पॉलिटिक्स को देखता हूँ। झारखंड की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। यहाँ अब जाएंगे, यहाँ से खूंटी जाएंगे तो वहाँ हिंदी नहीं समझते हैं लोग, उनको क्या समझ में आएगा, उनको जो बताया जाता है वो बस उतना ही जानते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा पावर जो है ये मोबाइल है, वो और इनका जो खर्च है सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से ये अपना कैंपेन चला रहे हैं बीजेपी, वो पहुंचा रहे हैं। जेएमएम का संताली में नहीं जा रहा वीडियो, लेकिन बीजेपी का संताली में वीडियो पहुंच रहा है और लोग उसको देख भी रहे हैं। तो बीजेपी का उसका सिस्टम भी लगा हुआ है, पैसा लगा हुआ है, पैसे की थोड़ा प्रशासन भी, थोड़ा प्रशासन भी कह सकते हैं, अब तो क्या बोल सकते हैं। लेकिन एक माइंडसेट जो है, इसको अगर तोड़ना है तो सबसे पहले तो संगठन मजबूत करना होगा और कांग्रेस को मजबूत होना होगा। और कांग्रेस अगर मजबूत नहीं होती है, लड़ाई होती रहेगी, 8-10 जो है जो रीजनल पार्टियां हैं वो लाते रहेंगे, लेकिन बड़ा नुकसान जो है बीजेपी को करना मुझे नहीं लगता है कि इतना आसान है। संजय जी, आपका पूरा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को, मैं तो जानता हूं। मेरा नाम संजय रंजन है और मैं भी इन्हीं के जैसा और आपके जैसा द फॉलो अप करके एक हमारा यूट्यूब चैनल है और उसी में मैं जर्नलिज्म करता हूँ। द फॉलो अप भी, इसको भी फॉलो करना है और इसको भी फॉलो करना है। हाँ संजय जी, ये जो सारी बातें बोल रहे हैं, मैं बहुत इत्तेफाक रखता हूँ उनकी बात से, क्योंकि ये जो खासकर ग्रामीण अंचल में जो पिछड़े वोटर्स हैं, जो कांग्रेस कह रही है कि हम जाति का जनगणना कराएंगे, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी वाली बात है, ये नैरेटिव है। लेकिन साथ साथ जब पेट की बात आती है तो लोग वो चावल की तरफ ज़्यादा जाते हैं। उस रिजर्वेशन की चर्चा हो सकती है, सिंपैथी हो सकती है, लेकिन वोट के दिन वो तब्दीली नहीं करते हैं। झारखंड में क्या एक मसला है? देखिए, झारखंड में अभी जो सारे लोगों ने अपना एक कहें कि विचार ही रखा है, झारखंड में एक फैक्टर जो सबसे ज़्यादा काम कर रहा है और इंडिया अलायंस के लिए काम कर रहा है, वो हेमंत सोरेन का जेल जाना है। हेमंत सोरेन जब जेल गए और सबसे पहले तो उन पे जब आरोप लगा भ्रष्टाचार का, लैंड स्कैम का मसला हो या फिर माइनिंग का जो मसला रहा साहेबगंज वाला, तो वो पहले आरोपी की तरह सामने आए, उनको प्रोजेक्ट किया गया, ईडी ने जिस तरीके से कार्रवाई की, पूछताछ की। लेकिन जैसे ही वो जेल गए तो वो आरोपी से पीड़ित के तौर पे जो है झारखंड में दिखने लगे और उसका बेनिफिट्स जो है चुनावों में मैं देख रहा हूँ। खास करके अभी 7 सीटों पे मतदान हुआ है, पहले चरण पे 4 सीटों पे चुनाव हुआ, जो कि सुरक्षित सीटें थी सारी की सारी। पलामू जो एससी के लिए रिजर्व था और बाकी 3 खूंटी, सिंहभूम और लोहरदगा जो एसटी के लिए रिजर्व है। उसी में एक अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं, खूंटी से चुनाव लड़ रहे थे, जो प्रतीक जी बता रहे थे कि क्या स्थिति है खूंटी में। और अगर पूरे राज्य भर में अगर आप बातचीत करें या देश भर में जो अब तक वोटिंग हो गया है झारखंड में, तो खूंटी एक ऐसी मात्र सीट है 7 में से जिसको लोग ये मान करके चल रहे हैं कि अर्जुन मुंडा हार चुके हैं। अब कोई बड़ा चमत्कार हो जाए जिसको लेकर के अलग अलग तरीके से लोग दावे करते हैं, तो वो एक अलग चीज़ है, 4 जून को वो स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन हेमंत सोरेन जिस तरीके से बीजेपी वालों के लिए और बीजेपी के समर्थकों के लिए कैंडिडेट मायने नहीं रख रहे हैं, कैंडिडेट के मुंह पे जो है वोटर्स और उनके समर्थक उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। कई जगहों पे, कई मौक़ों पे मैंने खुद चीज़ें देखी है और बाद में लेकिन लोग बोल रहे हैं कि नहीं ठीक है, मोदी को चूँकि जिताना है इसलिए मोदी को वोट कर रहे हैं, कैंडिडेट को नहीं कर रहे हैं। कई सीटें बदलनी भी पड़ी। झारखंड में 2 सीटों पे जो सिटिंग एमपी हैं, चतरा और पलामू, धनबाद, वहाँ पे बदलना पड़ा इनको कैंडिडेट। एक दुमका में भी बदलना पड़ा। तो आप ये देखिए कि ट्राइबल्स के बीच में हेमंत सोरेन नायक के तौर पे एक तरीके से उभरे हैं। ग्राउंड पे आप जब जाएंगे तो हेमंत के लिए और अलायंस का जो कैंडिडेट है, तो आदिवासी, मुसलमान और क्रिश्चियन, ये जो कोर वोटर आज के डेट में माना जाता है जेएमएम और अलायंस का, इंडिया अलायंस का, वो लोग कैंडिडेट को वो लोग भी नहीं देख रहे हैं या फिर पार्टी भी नहीं देख रहे हैं। ये जो 3 जो बड़ा चंक है वोटरों का, मुसलमान, आदिवासी और क्रिश्चियन, ये सारे लोग हेमंत सोरेन को देख रहे हैं। और यही वजह है कि लोहरदगा जैसी सीट पे जहाँ पे वोटिंग हुआ है, चमरा लिंडा जो जेएमएम के विधायक हैं, उनको हालांकि निलंबित कर दिया गया है, वो चुनाव लड़ रहे थे और अच्छा खासा वोट लाते हैं। 2014 में जब वो चुनाव लड़े तकरीबन 1.25 लाख से ज़्यादा वोट लाए और उसी की वजह से कांग्रेस वहाँ पे चुनाव हारी। 2019 में चुनाव नहीं लड़ रहे थे, मात्र 10,000 से सुखदेव भगत जो इस बार भी प्रत्याशी थे कांग्रेस और इंडिया अलायंस के, वो चुनाव हार गए। लेकिन इस बार ये माना जा रहा है कि चमरा लिंडा के खड़ा होने के बावजूद
ना केवल क्रिश्चियन आदिवासी वोटरों का, बल्कि जो सरना आदिवासी जो प्रार्थना सभा के जो वोटर हैं वो भी सुखदेव भगत के तरफ गए हैं। और स्थिति ये है, जैसा कि सर लोग बता रहे थे, कि अभी बीजेपी के लोग भी ये एश्योर नहीं हैं, खास करके सुरक्षित सीटों की मैं बात कर रहा हूँ। गैर आरक्षित जो सीटें हैं उसमें भले ही मुकाबला दिख रहा है, जैसा कि राज भैया बता रहे थे, कि चूंकि आमने सामने की लड़ाई है, एक तरफ बीजेपी के एनडीए के कैंडिडेट हैं और एक तरफ इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं, तो जाहिर सी बात है कि लड़ाई तो दिखनी है। लेकिन वो लड़ाई 60-40 का है, वो 50-50 का लड़ाई नहीं दिख रहा है। और उसमें मेन वजह वही है कि राशन एक बड़ा फैक्टर है। गैर आरक्षित सीटों में 2 सीटों पे लड़ाई होती हुई दिखाई दे रही है, जो एक गिरिडीह में है, और उसकी वजह जयराम महतो खुद हैं, जिसकी चर्चा पहले ही हो चुकी है इस डिस्कशन में, कि जयराम महतो 2.5-3 वर्षों में जो है कैसे उनका उभार हुआ भाषा आंदोलन को लेकर के, भोजपुरी और मगही का विरोध करने के दौरान जो है उनका उभार पूरे झारखंड में हुआ। और आज की परिस्थिति ऐसी है कि जो कुड़मी समुदाय जो ये दावा करते हैं कि वो 22% है, हालांकि एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लोग बोलते हैं कि 16% हैं, लेकिन कुड़मी जाति के लोग बोलते हैं कि 22% हम हैं। उनके पीछे अच्छी खासी जो है भीड़ घूम रही है। लेकिन एक कुड़मी वोटर जो परंपरागत जो वोटर हैं वो बीजेपी के माने जाते हैं, और जो जैसा कि राज भैया बता रहे थे कि यूथ सबसे ज़्यादा है, 90% जो है उनके भीड़ में कुड़मी ही है, दूसरा कोई जाति दिखता नहीं है। कल का एक मैं छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ, जयराम महतो का किस तरीके से प्रभाव इस चुनाव में पड़ रहा है। हालांकि वो हार जीत की स्थिति में नहीं है, या वो खुद या फिर उनके जो समर्थित प्रत्याशी हैं, उन्होंने एक JKLM करके पार्टी भी बनाई है, लेकिन चुनाव आयोग से अभी मान्यता नहीं मिला है। निर्दलीय के तौर पे सारे लोग लड़ रहे हैं, उनके जो समर्थक हैं। आप देखिए कि सिंहभूम वाली सीट जहाँ पे वोटिंग हो गई है, गीता कोड़ा जो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की वाइफ हैं, एकमात्र सीट जो 2019 में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज की थी, वहाँ से चुनाव से ठीक पहले गीता कोड़ा बीजेपी में चली गई। और वो हो बहुल जो आदिवासियों में जो अलग अलग जो जातियाँ हैं, उप जनजातियाँ हैं, हो बहुल वो इलाका है। तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा वोटर माने जाते हैं कि हो बहुल है। जोवा मांझी जो संथाली हैं, जोवा मांझी को कैंडिडेट बनाया गया, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने इंडिया अलायंस का समर्थित उम्मीदवार उनको बनाया है। वो हेमंत सोरेन के कैबिनेट में मिनिस्टर भी थी, इस बार उनको ड्रॉप किया गया और उनको लोकसभा का टिकट दिया गया। स्थिति ऐसी है वहाँ पे कि सिंहभूम अगर जेएमएम जीत जाए तो कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। क्यों? उसके पीछे भी जो जयराम महतो के जो एक कैंडिडेट हैं दामोदर हांसदा, वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे। लोग ये मान रहे हैं कि उन्होंने भी अच्छा खासा वोट जो है वो लाया है, और उसका नुकसान वो सीधे तौर पे वो गीता कोड़ा को पहुंचा रहे हैं। मतलब लब्बू लोग वहाँ है जहाँ पर विपक्ष ने अच्छा कैंडिडेट दिया है, वहाँ पर बीजेपी को पसीने बहाने पड़ रहे हैं। कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ अच्छे कैंडिडेट्स दिए हैं इन्होंने। कैंडिडेट बहुत इंपॉर्टेंट तो हैं ही, चुनाव में तो कैंडिडेट ही फैक्टर हैं। आप देखिए कि धनबाद, जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, कि धनबाद एक गैर आरक्षित सीटों में 2 सीटों पे जो मैं बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे अलायंस कुछ कर सकता है, बेहतर हो सकता है कि चुनाव परिणाम उसके पक्ष में आ जाए, उसमें एक धनबाद भी है। धनबाद क्यों है? धनबाद इसलिए है कि धनबाद में बीजेपी ने अपना जो सिटिंग MP हैं PN सिंह, उनको बदल करके ढुल्लू महतो जो बाघमारा से विधायक हैं बीजेपी के, उनको उम्मीदवार बनाया। ढुल्लू महतो की जब से उम्मीदवारी की घोषणा हुई है तब से सिर्फ उनके केस गिने जा रहे हैं, 50 से ज़्यादा केस हैं, और उनके जो बयान हैं वो खुद अपने बयानों से ही जो है घिर जा रहे हैं। अभी अपने ही विधायक सांसद के ऊपर जो है वो आरोप लगा दे रहे हैं। अभी स्थिति ऐसी हो गई है कि जो स्वच्छ छवि के जो बीजेपी के लीडर हैं, राज सिन्हा वहाँ पे धनबाद से MLA हैं, उन्होंने एक जगह एक बयान दे दिया कि स्वच्छ छवि वालों को आप चुनिए। उनको बीजेपी ने बाकायदा शोकॉज जारी कर दिया कि आप इस तरीके से क्यों बोल रहे हैं, और आप बीजेपी में आने के बाद सबकी जो छवि है वो स्वच्छ सफेद सुथरी सुंदर हो जाती है। वो तो है ही, वो तो है ही, तो फिर बोलने की क्या जरूरत है। हाँ। तो परिस्थितियां ये है, हेमंत सोरेन बड़ा फैक्टर है इंडिया अलायंस में। अगर कोई चेहरा और जिसके दम पे लोग लड़ पा रहे हैं वो हेमंत सोरेन है। जेल में रह करके वो एक सारा कमाल कर पा रहे हैं, बाहर रहते तो ये परिस्थितियां कल्पना सोरेन ने भी अच्छी कल्पना सोरेन ने अच्छा बोल के उनकी बातें अच्छी, शी हैज कम आउट ऑफ एज अ गुड ओरेटर, अच्छे वक्ता के तौर पर निकली। बिल्कुल, कल्पना सोरेन अगर अभी तो सर से आप बात करेंगे, गुंजन सर हम लोगों के गुरु हैं, एंड में उन्हीं के और पास जाना है हमें। आप देखिएगा कि अगर इनसे भी आप पूछेंगे या फिर बाकी लोगों से भी, अगर कोई भी एक व्यक्ति जो बीजेपी का भी हो, ईमानदारी से देखे अगर कि अगर कोई अच्छे से भाषण दे पा रहा है, कम्युनिकेट कर पा रहा है झारखंड में, तो नेताओं की लिस्ट में कल्पना सोरेन को आपको सबसे पहले रखना पड़ेगा।
तब जबकि मात्र 3 से 4 महीने में जो है वो बाहर निकल करके बोल रही हैं। इसके पीछे की एक वजह है, वो स्कूल चलाती रही हैं, तो वो कम्युनिकेट जिस तरीके से अच्छी कम्युनिकेटर हैं। हाँ, अच्छी कम्युनिकेटर हैं। दूसरी चीज़ है कि कल्पना सोरेन को लोग क्यों सुन रहे हैं, भीड़ क्यों लग रही है। एक तो वो गांडे से उपचुनाव लड़ रही हैं, आपके इस डिस्कशन में चर्चा होना चाहिए। विधानसभा का एक उपचुनाव भी हो रहा है, जहाँ से वो लड़ रही हैं, साथ साथ गांडे में वो लड़ रही थी, और उनकी उम्मीदवारी के ऐलान के बाद से ही ये तय हो गया था कि वो जीत जाएंगी। जिस तरीके का वहाँ पे इक्वेशन बना, बीजेपी ने जिनको कैंडिडेट बनाया और जो निर्दलीय खड़े हो गए, लेकिन वो बावजूद इसके वो मेहनत कर रही थी। डेली 30-30, 40-40 छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं वो कर रही थी। मैं खुद वहाँ पे कवर कर रहा था उनको। तो आप देखिए कि कल्पना सोरेन में लोग हेमंत सोरेन को ढूंढ रहे हैं, और कल्पना सोरेन जब जा रही हैं और जिस तरीके से कम्युनिकेट कर रही हैं, तो लोग उनको सुनने आ जाते हैं। एक तो कि गुरुजी की बहू हैं, गुरुजी शिबू सोरेन को बोला जाता है, तो गुरुजी की बहू हैं, हेमंत सोरेन की पत्नी है, वो हेमंत सोरेन जो लड़ रहा है। हेमंत सोरेन का तो एक छवि ये तो बना है देश भर में ना कि वो लड़ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, जेल चला कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। नहीं तो कॉम्प्रोमाइज करने वाले में अजीत पवार से लेकर के सारी जो ट्राइबल लैंग्वेज है वो आती है, बिल्कुल बिल्कुल। और वो लोकल ट्राइबल लैंग्वेज तो बोल नहीं पाती हैं, अंग्रेजी फ्रिक्वेंटली बोलती हैं, हिंदी बोलती है। मैंने उनको सुना इंडिया गठबंधन की रैली दिल्ली, मैंने सुना उनका, शी इज अ गुड कम्युनिकेटर, लगातार बोल रही हैं। और इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि पूरे राज्य में मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ कि सबसे अच्छा अगर कम्युनिकेटर कोई है तो वो कल्पना सोरेन बन करके उभरी हैं। बाकी नेता भी अच्छे बोलने वाले हैं, लेकिन बेहतर अगर आज की डेट में देखा जाए तो कल्पना सोरेन कर रही हैं। हेमंत सोरेन का फैक्टर है, और मुझे लगता है कि इस बार नुकसान, जैसा सर भी बोल रहे हैं कि 4 सीटों का नुकसान तो संभवतः दिख रहा है। 14 सीटों में से 4 सीटों पे नुकसान दिख रहा है। खास करके आरक्षित सीटों पे ही हम लोग नुकसान देख पा रहे हैं। गैर आरक्षित सीटों पे जो परिस्थितियां हैं, मुकाबला तो होता हुआ दिखाई दे रहा है 2-3 सीटों पे, लेकिन चुनाव परिणाम क्या होगा वो 4 जून को ही स्पष्ट हो पाएगा। ठीक है सर, बाकी एक क्लोजिंग रिमार्क मैं लूंगा, लेकिन सर माफ़ी चाहता हूँ, आपको इतनी देर हमने रुकवा दिया। गुंजन सर के बारे में यहाँ पर जो सारे जर्नलिस्ट हैं उनको समझ लीजिए, यहाँ पर अगर टीवी जर्नलिज्म का फादर कहा जाए गलत नहीं होगा। तो सर ये सबने आपने सबकी बातें सुनी। आपने बताया भी आप बिहार से भी आ रहे हैं, और बिहार में भी 6-5 चरणों के मतदान तो हो ही चुके हैं, अब कुछ सीटों पे बचा है। झारखंड किस तरीके से देख रहे हैं, और साथ में बिहार के बारे में बताइए आप। सबसे पहली बात तो माफ़ी चाहेंगे या कहने के लिए कि हम भूतपूर्व पत्रकार हैं। अभी हम फील्ड छोड़े हुए 10-12 साल हो गया, तो पहले जो कुछ देखा है और अब जो कुछ देख रहे हैं एक बाहरी आम नागरिक के तौर पर, उसमें कुछ बातें कहना चाहते, कुछ हम सुन रहे थे अपने साथियों को। तो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से और कल्पना के उभार से एक बहुत ही ज़बरदस्त ताकत इंडिया को मिल सकती थी, मिल रही थी, लहर मिली थी। लेकिन यह जो आलमगीर आलम का प्रकरण हुआ, इसने बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा दिया। एकदम ऐन मौके पर जिस तरह से बीजेपी संचालित ईडी ने यह वार किया है और 35 करोड़ रुपए या 40 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, तो ये उसने हेमंत सोरेन के प्रति जो सिंपैथी हुई थी वह जो आदिवासी समुदाय है उसमें तो बरकरार रहेगी, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनको लगता है कि अरे आलमगीर आलम क्या से इतना पैसा निकला, तो कांग्रेस को नुकसान इसका हुआ। दूसरा चीज़ ये है कि कांग्रेस पार्टी ने भी कैंडिडेट चुनने में, चाहे तो उनके पास लोग नहीं है या सोच नहीं है, लेकिन मेरा ख्याल है कि लड़ाई जो है सिर्फ एक चीज़ से जीती जाती है, वो है रोमांटिसिज्म। चाहे वो निगेटिव रोमांटिसिज्म हो या पॉजिटिव रोमांटिसिज्म हो। मोदी की रोमांटिसिज्म को हम लोग निगेटिव कहते हैं, लेकिन फिर भी एक रोमांटिसिज्म वहाँ है। इस तरह का कोई काउंटर रोमांटिसिज्म कांग्रेस या इंडिया ने अभी तक पेश नहीं किया है, वह रोमांटिसिज्म जगह नहीं पाई है। एक तो चीज़ यह ज़रूरी है कि बगैर रोमांटिसिज्म के आप कोई भी चुनाव या कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते। दूसरी बात यह है कि भारत की जो मानसिकता है अपने देश की, यह कहने के लिए प्रजातंत्र है, लेकिन मानसिकता इसकी राजतंत्रात्मक है। भारतीय जनमानस हमेशा एक चक्रवर्ती की तलाश में रहता है, चाहे वो गांधी हो या नेहरू हो। अगर आप सोचिए थोड़ा अलग हट करके, उनकी जीवन शैली पे नहीं, तो भारतीय मानस के मन में उसकी इमेज एक चक्रवर्ती सम्राट की है। नेहरू कहने के लिए बहुत प्रजातांत्रिक थे, लेकिन साथ साथ उनकी जो ऑरा था, जो इमेज थी, और वही इमेज बिल्डिंग का काम बीजेपी ने मोदी के लिए किया है। हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, हवाई जहाज़ से चलते हैं, तो दिन भर में 5 बार कपड़े बदलते हैं, तो उससे लोगों के जो उनके वोटर है, जो भारतीय मानस है,
उसको कोई उसमें सवाल नहीं खड़ा होता। लगता है प्रधानमंत्री वो आया तो हमारा। राजा है, राजा हाँ। में तो राजत्व होना चाहिए, वो है राजत्व। हमको याद है बचपन में हम लोग चतरा में छोटे छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, चुनाव था कोई, शायद 67 या 69 रहा होगा। तो उस समय रामगढ़ के राजा चुनाव लड़ते थे, हेलीकॉप्टर से आते थे। अब वो हेलीकॉप्टर देखने के लिए भीड़ होती थी, और जो आदिवासी गरीब समुदाय भूखे नंगे लोग थे वो कहते थे कि रजवा आइल हलो, रजवा हाथ जोड़ के प्रणाम केले हो, तो रजवा को ही वोट दिया जाएगा। तो उसके इलाके में जहाँ राजा आ गया, प्रणाम कर दिया, आप देखिए कि यही चाहे ग्वालियर मध्य प्रदेश हो या राजस्थान हो, सब जगह वह राजा या राजा के सामंत। आप जो गुरुजी की बात कह रहे हैं, उनकी भी एक चक्रवर्ती इमेज रही है, शिबू सोरेन। शिबू सोरेन की। तो इस तरह से आप पाएंगे कि जहाँ भी हम लोगों को, जब पत्रकार हैं सवाल उठाते हैं, खड़े करते हैं ऐसा क्यों, 8,000 करोड़ का हवाई जहाज़ क्यों, लेकिन जो जनता है उसको लगता है कि नहीं, वो राजा है, हाँ, राजा को राजत्व तो शोभता है। हाँ, तो आप इस तरह की तो कई सारी कहानियाँ हमको लोगों ने सुनाई हैं। जब लालू का जो 1996 में हुआ इसका चारा घोटाला का भंडाफोड़, तो हमने सहरसा मधेपुरा इलाके में लोगों से पूछा कि भैया आप लोग यादव हैं, आप ही को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, आप फिर क्यों समर्थन उसका कर रहे हैं? तो उनका कहना था कि उसने हमको सम्मान दिया है, सब लोग लूटता है, वो भी लूटा तो कोई बात नहीं। तो ये एक सोच है, उसकी सारी माफ़ है, सारे गुना, तो वो राजा है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि मतलब अभी वो ब्रांड मोदी का ऑल्टरनेटिव विकल्प नजर नहीं आता आ रहा है। आपका। दूसरी बात एक और है कि कांग्रेस ने कैंडिडेट्स चुनने में गलतियां की हैं, माफ़ कीजिएगा ये कहने के लिए कि अभी, लेकिन यहाँ जो किसी की बेटी खड़ी हैं, किसी की बहू खड़ी हैं, कार्यकर्ता कहाँ है? हमने पहली बार नाम सुना अनुपमा सिंह का, तो मालूम हुआ कि राजेंद्र प्रसाद सिंह सो कॉल्ड मजदूर नेता थे धनबाद के, उनकी बहू हैं, ये उनका क्वालिफिकेशन है। यहाँ पर सुबोध कांत सहाय की बेटी हैं, ये पहली बार उनका नाम सुना। हो सकता है कि उन्होंने कहीं कुछ NGO चलाया हो, कुछ इस तरह का काम अपने प्रोफाइल में लिखा हो, लेकिन आप जब टिकट देते हैं तो ऐसे कैंडिडेट, संगठन की अनदेखी है। हाँ, संगठन की अनदेखी है। और आप मतलब अभी हम नहीं जानते कि किस आधार पर टिकट दिए गए, मेरे पास कोई सबूत नहीं है कहने का कि इन लोगों ने पैसे दे के टिकट खरीदे हैं कांग्रेस के। लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि अगर कैंडिडेट्स अच्छे रहे होते तो जनता विकल्प खोज रही थी, जो बीजेपी के अलावा भी किसी और को दें, उसके पास वह विकल्प नहीं है। और यही कारण है कि जो मोदी के समर्थक हैं वो तो वहाँ जाएंगे वोट डालने, लेकिन जो समर्थक नहीं है वो एब्सेंट रहेंगे, इसीलिए परसेंटेज गिर रहा है वोटिंग का। ठीक है, सर ने बहुत होलिस्टिक पिक्चर दिया। मुझे लगता है कि ये काफ़ी हद तक ठीक भी है कि लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करना चाहते हैं और वो दिखता भी है, और हो सकता है थोड़ा बहुत कर भी रहे होंगे, लेकिन वो उनकी वोट करने की तादाद बीजेपी के खिलाफ इतनी ज़्यादा कि बीजेपी चुनाव हार जाए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, जो सर की बात है। वापस से लास्ट राउंड ऑफ कंक्लूडिंग रिमार्क, सारी बातें सुनी, अब मेरा इतना ज्ञानवर्धन हो गया है। ये बताइए कि ठीक है बीजेपी में नाराजगी, लेकिन पिछली बार हारने का अंतर जो गठबंधन का था वो 4 लाख, 3 लाख, 1 लाख कवर होगा, 2 लाख कवर होगा, क्या इतना वो मार्जिन कवर हो जाएगा कि बीजेपी 3-4 सीट, 5 सीट, 6 सीट का नुकसान झारखंड में करवा सकती है अपना? जी बिल्कुल, अगर जिस तरह से रुझान देखा जा रहा है तो मिनिमम 4 से 5 सीट तो ज़रूर वो लूज करती नज़र आ रही है। और जो फासला जो 4 से 5 लाख का था, आप 4 तारीख को देख लीजिएगा, वो 10 से 50 हज़ार के बीच में हो जाएगा जो भी सीट वो जीतती है। ये नहीं कह सकते हैं कि वो 4 लाख या 5 लाख वोट से जीते। क्या मोदी आज भी उतने पॉपुलर हैं यहाँ पे? मैंने पहले ही कहा कि 2014 के बाद सबसे मजबूत PM के रूप में मोदी आए थे, काफ़ी पॉपुलर थे, लेकिन 2024 के चुनाव में वो उतना पॉपुलर भी नहीं रहे और ना उतना ताकतवर भी रहेंगे, ना वो ताकतवर भी रहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि बीजेपी को यहाँ 4 से 5 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। बाकी सीटों पे लड़ाई भी है कि नहीं, मतलब कि आराम से बाकी नहीं, हर एक फाइट हर सीट पे 14 के 14 सीटों पे टसला है। हाँ, 1-2 सीट पे आराम से वो निकल रही है, आराम से निकल रही है, लेकिन हाँ वो मतलब वेव नजर नहीं आ रही जैसा मुझे बाकी जगह नजर आया। झारखंड में भी वो नहीं है, क्योंकि बीजेपी मान के चल रही है सर कि झारखंड तो उनका जो बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के उनको लगता है कि झारखंड में तो हम बिल्कुल ठीक हैं, हरियाणा में नुकसान हो रहा है हमें नजर आ रहा है, पंजाब में तो खैर आप जानते ही हैं क्या हो रहा है उनके साथ, लेकिन उनको लग रहा है कि बिहार में और झारखंड में हम निकल जाएंगे, हमें कोई समस्या नहीं, मोरलेस हम 2019 रिपीट कर देंगे। ये 2019 तो नहीं रिपीट होने जा रहा है। मैंने पहली बार भी कहा था कि 2019 तो नहीं रिपीट होने जा रहा है। जो सबसे बड़ा जो बदलाव है वो ये है कि तमाम सीटों पर कांटे की टक्कर है। जैसे मैं हजारीबाग की बात करूं, हजारीबाग में लग रहा था, हजारीबाग बीजेपी की बहुत श्योर सीट मानी जाती है। यशवंत सिन्हा 15 साल रहे, 10 साल जयंत सिन्हा रहे,
मनीष जायसवाल को इस बार इन लोगों ने आजमाया, जो विधायक है वहाँ पे, सदर विधायक है, लेकिन इसके बावजूद उनको इतनी कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ा है। और ये अनायास नहीं है कि यहाँ पे 5 सांसदों का टिकट बीजेपी ने काटा, जो सिटिंग सांसद हैं उनको बिठाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं नाराजगी का असर तो बीजेपी को भी है और इसका असर आपको परिणामों पे भी दिखेगा। और जैसे मैं 2004 की हजारीबाग की बात कर रहा था, 2004 में वहाँ भुवनेश्वर मेहता सीपीआई के थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी, यशवंत सिन्हा को हराया था उन्होंने। और उस समय ये था कि विपक्ष की ओर से अगर कोई एक कैंडिडेट हो तो ये समीकरण बनता था कि वहाँ पे महतो, लकोरी कुर्मी और मुसलमान अगर एकजुट होकर वोट करें तो बीजेपी का हारना। इस बार भी बीजेपी की ओर से, मतलब इंडिया गठबंधन की ओर से एकमात्र कैंडिडेट था। एक कैंडिडेट है जरूर, जेबीएसएस के का कैंडिडेट है, संजय मेहता, तो जयराम महतो की पार्टी का, उसने कुछ नुकसान जरूर पहुंचाया है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि हर सीट पे नेक टू नेक फाइट हुआ है। और अब परिणाम जो है 2004 में भी हम लोग जब देख रहे थे तो ऐसा ही लगता था कि नहीं, बीजेपी को झारखंड में कम से कम कोई हरा नहीं सकता है। 2004 में अप्रत्याशित परिणाम हुआ था यहाँ पे। अच्छा, ये सर बोल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए सर कि ये कई लोग बोल रहे हैं शाइनिंग इंडिया का प्रचार था 2004 वाला, बीजेपी बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी, प्रमोद महाजन लीड कर रहे थे बीजेपी का कैंपेन, सारे एग्जिट पोल्स में कह रहे थे कि बीजेपी वापस आ रही है, और फिर चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हुए, विपक्ष में भी कोई चेहरा नहीं था। क्या कुछ ऐसा चुनाव देखते हैं आप झारखंड में इस बार? नहीं, उस वक्त देखिए 2004 में वो सब कुछ था, लेकिन फिर भी जो वोटर थे ना वो अपने से सोचते थे। अब वो समय बदल गया है, अब सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है और मार्केटिंग ज़बरदस्त हो रही है। यहाँ पर जो मोदी फैक्टर भी बोल रहे हैं ना, कि मोदी जी का ही इतना प्रभाव है जिसकी वजह से सीटें जो आती हैं या फिर जहाँ पर बीजेपी मजबूत है, वो भी मार्केटिंग का एक हिस्सा है। हाँ, जो इस तरह से लोगों के दिमाग में घुस गया है कि वो कुछ नहीं सुनना चाहती है, वो बस है कि हमको ये किया है तो बस हम मोदी मोदी मोदी। लेकिन सर एक बात है, 2019 में आप मोदी के खिलाफ कुछ बोलते थे ना तो लोग आपके ऊपर चढ़ जाते थे, मतलब आपसे दुश्मनी करेंगे, कॉलर पकड़ लेंगे। अब वो नहीं होता है। अब नहीं। और मैंने अभी 2 दिन पहले भी जब ये फर्स्ट राउंड यानी जो 4th चरण का था और झारखंड में पहला जो 4 सीटों पर चुनाव हुआ, वो जो जिस मतदान हुआ उस चुनाव के बाद मैंने एक रिपोर्ट लिखी। उसी रिपोर्ट में मैंने कहा कि भैया मोदी मैजिक जो है फीका पड़ गया है, यहाँ मोदी मैजिक नहीं चल रहा है, यहाँ जनता वर्सेस शुरू हो गया है और वो चीज़ें दिख रही हैं। और उसमें फिर जो मैंने इससे पहले भी कहा कि जो समीकरण है वो सारी चीज़ें हैं, वो समीकरण जो है वो कई जगहों पर है कि कहीं कांग्रेस को, कहीं पर बीजेपी को, लेकिन ज़्यादातर बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। और यही वजह है कि जो बाकी लोगों ने भी जैसा कहा कि हर सीट जो है वो कांटों की टक्कर, मतलब कांटे की टक्कर बन गई है और बहुत कम अंतराल से जीत हार का अंतर होगा। और इसमें कहा जा सकता है कि 4 से 5 सीट जो है प्रभावित हो सकती है, बीजेपी को नुकसान। लेकिन फिर भी अगर 4 से 5 सीट का ही नुकसान अगर आप देख रहे हैं 14 में, तो फिर भी बीजेपी की परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी है कि 2 बार उनके 2 टर्म देखने के बाद, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी अगर वो 10 सीट मजबूती से ला रही है झारखंड में, 4 नुकसान हो रहा है, तो फिर भी उनके लिए तो विन-विन ही है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि 4 सीट का नुकसान है। मुझे लग रहा है कि 2 सीट जो है उस पर उनको नुकसान होगा। कांग्रेस अपनी सारी सीटें लूज करेगी यहाँ, ये भी कंफर्म है। इसलिए लूज करेगी, आप देखिए, आप जो बोल रहे थे अभी कि जो मोदी के खिलाफ में, अगर आप थोड़ा देखेंगे इसको कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं, जो यादव वोटर्स हैं, जो पर्टिकुलर किसी रीजनल पार्टी को लीड करते हैं, या ट्राइबल वोटर्स हैं, जेएमएम की ताकत क्या है? ट्राइबल वोटर्स हैं। आरजेडी की ताकत क्या है? एमवाई है। अखिलेश यादव की ताकत क्या है? वहाँ के यादव वोटर्स और एमवाई है। इनके अलावे जो लोग हैं वो, उनसे आप बात कीजिए, आपको तस्वीर एकदम साफ हो जाएगी। चाहे उसमें महादलित ही क्यों ना हो, अति पिछड़ा ही क्यों ना हो, वो ये कह रहा है कि भैया हमरा खाए ला दे रहा है, मतलब हमको खाना मिल रहा है। बस ये चीज़ जो है, राशन का तोड़ नहीं है, राशन का तोड़ नहीं है। राशन ही बीजेपी का ऑक्सीजन है। उसको बंद कराने का राहुल गांधी या दूसरे जो लड़ रहे हैं उनसे वो नहीं, वो तो कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि 5 किलो दे रहे हैं, हम 10 किलो देंगे आपको। कहाँ पहुंचा पा रहे हैं? मैनिफेस्टो नहीं पहुंचा पा रहे हैं। वो भी कहाँ पहुंचा पा रहे हैं? कांग्रेस के लोग तो वो भी नहीं पहुंचा पा रहे हैं। संगठन के लोग जो हैं उनके, ये बातें कहाँ पहुंचा पा रहे हैं? 1 लाख नौकरी हम देंगे, 1 लाख रुपया हम देंगे, 30 लाख नौकरी देंगे, इतना सारा कुछ उनके मैनिफेस्टो में है। आप अभी रेंडमली सड़क पे जाइए, आप पूछ लीजिए 5 लोगों से कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भैया क्या है, नहीं बताएंगे। लेकिन आप पूछिए बीजेपी, बोलेंगे अरे मथुरा काशी होने वाला है, वो हिंदू मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात है। लोगों में नाराजगी हो सकती है। मार्जिन आप सब मानते हैं बीजेपी के कम होंगे, लाखों में नहीं हजारों में होंगे, लेकिन वो चुनाव हार जाएंगे, ये एक
बड़ा सवाल है। नहीं, सवाल तो है, लेकिन जिस तरीके से राज सिंह बोल रहे हैं कि राशन का तोड़ नहीं है, साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि आप बिहार यूपी का हवाला दे रहे हैं, तो आप देखिए कि अगर बिहार में राशन का तोड़ है, तेजस्वी अगर तोड़ निकाल रहे हैं, तो आप देखिए कि तेजस्वी का वोटर कौन सा वर्ग है, वो वही वर्ग है जो राशन लेने वाला वर्ग है। अखिलेश का जो वोटर है वो राशन लेने वाला वर्ग है। टू जेड बोलना शुरू किया, अब वो रोजगार बोलते हैं। आप नहीं, उनकी असल में- भाषणों को असल देखिए। में तेजस्वी वो 3 लाख जो नौकरी उन्होंने दी है वो उनके पास बताने के लिए कुछ बताने के लिए है। है। बेसिकली कह रहे हैं कि जब मैं 2 साल उप मुख्यमंत्री था तो मैंने ये सारे काम किए हैं आपके लिए। नहीं, ठीक है, मैं वही बोल रहा हूँ कि ठीक है, वो A to Z का बात कर रहे हैं। बातचीत तो हर कोई सबको साथ में लेकर के ही, प्रधानमंत्री मोदी भी बोल रहे हैं कि भाई हिंदू मुसलमान तो मैं करूँगा ही नहीं, अगर ऐसा कोई बोलता है तो वो सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं है। लेकिन बात क्या है कि जो कैडर वोटर है, ये तो जोक है। नहीं, ठीक है, थोड़ा मजा भी चाहिए ना, थोड़ा तो ये जो आप इसको ऐसे देखिए, मैं इस मसले पे आ रहा हूँ कि राशन का तोड़ क्या वाकई भी नहीं है। वाकई में तोड़ है, आदिवासी राशन ले रहे हैं ना, लेकिन सुरक्षित सीटों पे झारखंड में ही आपको तोड़ के तौर पे दिख रहे हैं ना कि हेमंत सोरेन जेल के अंदर रहते भर में भी उस तोड़ को दिखा रहे हैं, और यही वजह है। इसमें संघर्ष है, आप मानिए। अगर आप देखिए ट्राइबल, यहाँ हेमंत सोरेन ने ट्राइबल वोटर्स नहीं खड़ा किया है, उसके लिए ना शिबू सोरेन गुरुजी ने एक लंबा संघर्ष किया है, तब वो ट्राइबल जो है आज झारखंड मुक्ति मोर्चा में अपनी आस्था जता रहे हैं, और उनको लग रहा है कि गुरुजी का बेटा है, इस वजह से ये मेरी तो जेल भी तो गया है, वो जेल भी गया है, गुरुजी का बेटा जेल गया है, गुरुजी भी गए, फिर गुरुजी का बेटा भी जेल में डाल दिया, ये भी तो है। कायम है, फिर भी उनकी आस्था इस वजह से कायम है कि उनको लगता है कि ये मेरा कर सकता है। नहीं, तो आप बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि सम्मान जो है हमारा वो राशन के ऊपर भारी पड़ गया, यानी इन द सेंस सम्मान हमारा, इन द सेंस कि हमारा सम्मान यानी हेमंत सोरेन का जेल जाना हमारे सम्मान पर चोट है, और राशन मिले ना मिले हमारा सम्मान जरूरी है। इसको आप ऐसे देखिए कि राशन का तोड़ और मोदी का विकल्प, ये जनता खुद बन रही है, लेकिन अब है कि कौन लोग हैं जो जनता को मोबिलाइज कर पा रहे हैं। यहाँ हेमंत सोरेन कर रहे हैं, राशन बहुत भारी नहीं पड़ रहा है उन पे। तो गुरुजी का एक अपना इतिहास ठीक है, लेकिन ये भी सच है कि गुरुजी के नाम पे जब तक चुनाव होते रहा, झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ते रहा, 18 सीट से वो लोग ऊपर नहीं बढ़े। हेमंत सोरेन जब लीड किए तो 30 सीट पे आए, और आज उनकी स्थिति ऐसी है कि झारखंड की सबसे मजबूत पार्टी है वो। तो आप देखिए कि चीज़ें बदलते रहती है ना। ठीक है, गुरुजी का लीगेसी तो है ही, वो उनके नाम पे ही आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग जो देख पा रहे हैं, खास करके कई जगहों पे घूमने के बावजूद, सुरक्षित सीटों के अलावे जिन सीटों पे बातचीत हो रही है, और हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि मुकाबला है, परिणाम जो भी हो, उन सीटों पे गिरिडीह का जो मैं जिक्र कर रहा था, धनबाद का, एक कोडरमा की सीट पे बातचीत करनी ज़रूरी है। शंभू सर पहले आप बता रहे थे कि अन्नपूर्णा देवी जो शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उनके खिलाफ विनोद सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, जो कि माले पार्टी से हैं, इंडिया समर्थित। हाँ, वो बगोदर से विधायक रहे, उनके पिताजी कॉमरेड महेंद्र सिंह, स्वर्गीय महेंद्र सिंह चुनाव लड़ते रहे, जीतते रहे। आप देखिए कि वहाँ पे जातियों का जो दीवार है वो टूटा है। माले के जो कोर वोटर है वो सब तो राशन लेने वाले हैं, शौचालय लेने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो इन सब के विरुद्ध जा रहे हैं ना। वो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको समझाने में वो सक्षम लोग हैं। कांग्रेस पार्टी का जो यहाँ स्थानीय इकाई है, वो लोग उस तरीके से अब संगठन को मजबूत नहीं कर पाया। और एक जो सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूँ कि सरकार में रहने के दौरान, 4.5 साल से कांग्रेस पार्टी सरकार में है झारखंड में, इनके जो 4 मंत्री हैं, एक मंत्री तो जेल में है, उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, आलमगीर आलम। आप देखिए कि इन लोगों ने इस्तीफा दे दिया। कब दिया? इस्तीफा उन्होंने नहीं दिया है। तो आप देखिए कि इन चारों ने किसी अपने कैडर को मजबूत करने का काम नहीं किया। एक जो माना जाता है कि अगर आप सरकार में हैं तो आपके कैडर प्रखंड स्तर तक के जो है मजबूत होते हैं अलग अलग कामों के जरिए। एक तो आप पैसा आप नहीं ग्राउंड तक लेकर के जा पा रहे हैं, आप ये भी बोल रहे हैं कि आपके पास पैसा है भी नहीं, संसाधन नहीं है, और बीजेपी के पास सारा कुछ है, तो आप लड़ेंगे कैसे? जनता तो लड़ रही है। ये जो लड़ाई दिख भी रही है पूरे देश भर में या झारखंड में कि चूंकि आमने सामने की लड़ाई है, तो ये लड़ाई जो दिख भी रही है वो जनता के कारण दिख रही है। कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान नहीं है। कांग्रेस के जो स्थानीय इकाई है उसमें वो दम नहीं दिख रहा है। ठीक। और आप देखिए कि दूसरे चरण पे जो कांग्रेस में नेता है, कार्यकर्ता नहीं। दूसरे चरण पे जो मतदान हुआ 3 सीटों पे, जहाँ पे सीधे कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, 2 सीटों पे, हजारीबाग और चतरा में, आप देखिए कि कोई बड़ा चेहरा नहीं आया कैंपेन करने। कोई बड़ा चेहरा नहीं आया। इकलौते तेजस्वी यादव आए और कल्पना सोरेन ने जो कैंपेन किया वो किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर का राहुल गांधी या फिर दूसरे जो लीडर हैं वो नहीं आए, वो लोग नहीं आए जो प्रभावशाली तरीके से अपनी बातों को रख पाते। तो कैसे कन्विंस कैसे होगा लोग? ठीक है।
ठीक है, तो आपने सुना बहुत ग्राउंड से बारीकी लंबी चर्चा, तो समझिए वो लोग हैं जो ग्राउंड पे जाकर के सब लोगों ने सैकड़ों किलोमीटर्स ट्रैवल किया है झारखंड में, वो अपनी फीडबैक दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी को बहुत आराम से झारखंड मिल जाएगा, इस बार मिलेगा भी, जो मिलेंगी भी सीटें वो संघर्ष से मिलेंगी, लेकिन सबका अंत में ये कहना ज़रूर है कि बीजेपी सीट हारेंगी, लेकिन इतनी भी नहीं हारेंगी कि झारखंड में वो बिल्कुल पीछे हो जाए। लड़ाई हर सीट पे है, मार्जिन सब लोगों को लगता है कम होंगे, लेकिन हाँ, इस चुनाव में एक जो टेक अवे सबसे बड़ा है वो है कल्पना सोरेन, एक अच्छी वक्ता के तौर पर, एक कुशल कहा जाए पॉलिटिशियन के तौर पर निकल करके सामने आई। उनकी स्पीचेस उनको लोग पसंद कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और यही वजह है कि हर सीट पर इंडिया गठबंधन बीजेपी को तगड़ी चुनौती दे रहा है।